प्रिय विद्यार्थियों, हमने फर्स्ट चैप्टर देख लिया था जिसमें हमने न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज़ को देखा था। आज हम सेकंड चैप्टर की ओर बढ़ रहे हैं जहाँ है नाभिकीय बल की हम बात करेंगे, नाभिकीय मॉडल की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देख चुके हैं कि सबसे पुरातन मॉडल था थॉमसन मॉडल, जिसमें कि पाया गया, जिसको कि बूंदी के लड्डू की तरह जिसकी कल्पना की गई थी, जिसमें जो बूंदी के दाने हैं वो तो प्रोटॉन माने गए थे और इलेक्ट्रॉन जो हैं वो जगह जगह बिखरे हुए थे इलायची के दानों की तरह। लेकिन रदरफोर्ड ने जब खोज की, रदरफोर्ड ने जब सोने की पन्नी पर अल्फा कणों का प्रहार कराया और उनके प्रकीर्णन का अध्ययन किया, तो उनके प्रकीर्णन से ज्ञात हुआ कि इसका मतलब जो परमाणु है उसमें पूरा जो आवेश है, धनावेश है, वो एक केंद्र पर केंद्रित है जिसे नाभिक नाम दिया गया। और ये रदरफोर्ड प्रकीर्णन प्रयोग क्या था, उसके क्या रिजल्ट थे, ये हम पिछले अध्याय में परमाणु किस प्रकार से मॉडल दिए गए वो हमने देख लिया है। और अब हम चल रहे हैं कि इसका मतलब जब रदरफोर्ड मॉडल का हमने खोज की, उससे नाभिक की खोज हुई और नाभिक के त्रिज्या का आकलन हमने किया, तो उसके आधार पर एक परिकल्पना का जन्म हुआ, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस, यानी कि परमाणु जो है वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बना है। अब ये कैसे आया, इसका बेसिक इसके कुछ इतिहास में हम जाएं तो सन 1816 में प्राउट ने सुझाव दिया, क्योंकि उस समय तक हमें बहुत कम परमाणुओं के द्रव्यमान ज्ञात थे, तो ऐसा पाया गया कि सभी परमाणुओं के परमाणु जो द्रव्यमान हैं, सभी परमाणुओं के जो परमाणुीय द्रव्यमान हैं वो पूर्णांक होते हैं। तो और ये सब हाइड्रोजन के परमाणु का चूँकि सबसे न्यूनतम भार होता है, आप जानते हो उसमें सिर्फ एक ही प्रोटॉन है, इसलिए ये माना गया कि ये सब हाइड्रोजन के परमाणु भार के गुणज हैं। अब 20वीं सदी में, ये तो था 19वीं सदी की बात, अब 20वीं सदी के प्रारंभ में जब नाभिक की खोज हो गई रदरफोर्ड के द्वारा, तो अब रदरफोर्ड ने नाभिक की संरचना का अध्ययन करने का प्रयास किया। अब जब उन्होंने नाभिक की संरचना के रदरफोर्ड ने प्रयोग किए, तब उन्होंने अपने उन प्रयोगों में से एक में अल्फा कणों का नाइट्रोजन के नाभिक पर प्रहार कराया और उसमें उनको क्या प्राप्त हुआ कि एक तो ऑक्सीजन का नाभिक निकलता है और एक विशेष कण निकलता है, और इस विशेष कण की जो विभेदन क्षमता है और परास है वो अल्फा कणों की अपेक्षा कहीं अधिक है, तो ये अलग सा कण है, तो इसको नाम दिया गया प्रोटॉन। ये धनावेशित कण पाया गया था और इस पर जो द्रव्यमान था वो पाया गया 1.67 × 10⁻27 kg, आवेश भी मालूम है आपको 1.6 × 10⁻19 कूलाम पाया गया और ये धनावेशित था, इसको प्रोटॉन नाम दिया। उन्हीं दिनों ऑस्टन ने भी द्रव्यमान स्पेक्ट्रोस्कोप से, स्पेक्ट्रोग्राफ हमने पिछले अध्याय में अध्ययन किया है, तो द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ से जब उसने परमाणु में द्रव्यमानों का अध्ययन किया तो उन्होंने पाया कि विभिन्न तत्वों के जो समस्थानिकों के जो परमाणु में द्रव्यमान हैं, परमाणु भार हैं, वो पूर्णांक होते हैं। तो इसके आधार पर उन्होंने पूर्णांक नियम दिया और पूर्णांक नियम यही है कि सभी परमाणुओं के द्रव्यमान पूर्णांकों के निकट होते हैं। तो अब यहाँ पर ये लगभग वैसा ही अध्ययन था जैसा कि प्राउट ने सुझाव दिया था। अब यहाँ पर ये माना गया कि पुनः कि सबसे हल्का तत्व चूँकि हाइड्रोजन है, तो इसलिए सभी तत्वों के जो नाभिक हैं वो हाइड्रोजन के नाभिकों से मिलकर बने हैं। अब क्योंकि हाइड्रोजन का नाभिक प्रोटॉन के तुल्य माना गया है, इसलिए प्रोटॉन को माना गया कि ये नाभिक का मुख्य अवयव है, क्योंकि सभी परमाणु के परमाणु द्रव्यमान जो है वो पूर्णांक है और हाइड्रोजन का मल्टीपल है, हाइड्रोजन के परमाणु भार का मल्टीपल है, और हाइड्रोजन में चूँकि एक ही प्रोटॉन है, तो ये माना गया कि इसका मतलब जो प्रोटॉन है वो नाभिक का एक मुख्य अवयव है, नाभिक में मुख्यतः प्रोटॉन होंगे। अब इधर से बीटा डीके का भी अध्ययन चल रहा था, तो जब बीटा डीके में इलेक्ट्रॉन पाए गए और वो नाभिक से निकल के आ रहे थे, तो इसका मतलब ये माना गया कि इलेक्ट्रॉनों का अस्तित्व नाभिक में है। तो इस प्रकार से नाभिक में दो अवयवों का मेरे को अस्तित्व मिल गया, अस्तित्व प्रमाणित हो गया, एक तो प्रोटॉनों का, दूसरा इलेक्ट्रॉनों का। तो 19वीं सदी के शुरू में परमाणु मॉडल की जो कल्पना की गई उसमें माना गया कि नाभिक में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों ही समाहित हैं। अब क्योंकि तब तक न्यूट्रॉन की खोज नहीं हुई थी, ये हमें समझना होगा। अब इस संकल्पना के मुख्य बिंदु क्या हैं, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन संकल्पना के मुख्य बिंदु ये तो थी कि क्या आधार था जिसके आधार पर नाभिक में प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संकल्पना को जन्म मिला। अब हम चलते हैं कि इसके मुख्य बिंदु क्या थे। तो मुख्य बिंदु ये हो गए कि नाभिक में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों ही उपस्थित हैं, और दूसरा बिंदु कि परमाणु द्रव्यमान चूँकि ए है और इलेक्ट्रॉन तो का मास हम जानते हैं कि प्रोटॉन के मास का से बहुत कम है, इसलिए जो भी भार होगा वो सिर्फ प्रोटॉनों के कारण होगा। अगर नाभिक का द्रव्यमान ए है, द्रव्यमान संख्या ए है, तो इसका मतलब प्रोटॉनों की संख्या उसमें ए होनी चाहिए। लेकिन
अब यहाँ पर एक दिक्कत ये आई कि आपके पास आवेश रहित होता है जब परमाणु, चूँकि एक सामान्यतः आवेश रहित होता है, तो अगर आपके पास वहाँ पर ए प्रोटॉन हो जाएंगे तो परमाणु क्रमांक जो है वो ए की बजाय जेड की बजाय ए हो जाएगा। और दूसरी चीज़ की आवेश भी मेरे पास अगर मैं देखूँ तो आवेश को, चूँकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो जेड के बराबर ही है, प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है, जेड के बराबर है, वो तो ए के बराबर नहीं है। इसलिए इस स्थिति में जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम रह गई, क्योंकि जेड का मान तो a/2 के लगभग बराबर होता है या a/2 से कम होता है, यानी परमाणु क्रमांक का जो मान है वो a/2 से कम होता है या उसके बराबर होता है। इसलिए अब नाभिक के उदासीन होने के लिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो जेड के बराबर हो गई, लेकिन यानी उसकी आधी हो गई, द्रव्यमान संख्या की आधी हो गई। अब मुझे आधा आवेश और कहाँ से लाऊं मैं? तो ये माना गया कि इसका मतलब नाभिक में a-z इलेक्ट्रॉन भी उपस्थित हैं, तो प्रोटॉनों की संख्या वहाँ पर a है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बाहर z चक्कर लगा रहे हैं और नाभिक में a-z उपस्थित हैं, और z चूँकि लगभग a/2 के ही बराबर है। तो एक तरह से परमाणु जो में नाभिक में इलेक्ट्रॉन z लगभग, और इसी तरह बाहर भी z, तो ओवरऑल वो भी लगभग a के बराबर हो गए, तो परमाणु उदासीन हो जाएगा। तो इस तरह से माना गया कि नाभिक में जो प्रोटॉन है वो उनकी संख्या a है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या a-z है। तो इस तरह से नाभिक में कुल कितने कण हो गए? a प्रोटॉन प्लस a-z इलेक्ट्रॉन, यानी कि 2a-z कुल कण नाभिक में स्थित हैं। अब ये z इलेक्ट्रॉन हमने पहले ही देख लिया है कि z इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर चक्कर लगा रहे हैं, तो ही ये पूरा परमाणु क्या हो गया? उदासीन हो गया, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो गया। तो ये थे मुख्य बिंदु इस संकल्पना के, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन संकल्पना के। अब इस आधार पर क्या क्या स्पष्ट किया जा सका? तो परमाणु नाभ के द्रव्यमान और नाभ के आवेश के आधार पर ही चूँकि कल्पना की गई है कि प्रोटॉन कितने होंगे, नाभिक में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, इसलिए नाभ के द्रव्यमान को स्पष्ट कर सकता है, ये नाभ के आवेश को स्पष्ट कर सकता है, और रेडियो एक्टिव विघटन को भी कुछ हद तक स्पष्ट कर पाया। इसमें ये माना गया कि जो अल्फा कण है, चूँकि हम जानते हैं वो हीलियम परमाणु के नाभिक हैं, तो उसमें ये मान लिया गया कि उसमें 4 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हैं। तो किसी तरह से नाभिक में ये कभी किसी क्रियाओं की वजह से ये कण वहाँ पे बन गया होगा, क्योंकि वहाँ पे नाभिक में इलेक्ट्रॉन भी हैं और प्रोटॉन भी हैं, और चूँकि इलेक्ट्रॉन वहाँ उपस्थित है, इसलिए नाभिकीय विघटन में, रेडियो एक्टिव डिके में इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर आ सकता है। तो इस आधार पर नाभ के द्रव्यमान, नाभ के आवेश और रेडियो एक्टिव विघटन में बीटा- डिके और अल्फा डिके को समझाया जा सका। अब हम देखते हैं कि ये परिकल्पना फिर अमान्य क्यों हो गई, और इसके अमान्य होने के बहुत से बिंदु हैं, और उसमें सबसे पहला है कोणीय संवेग। हम पहले न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज़ में पढ़ चुके हैं कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों का ही जो चक्रीय कोणीय संवेग है वो ½ होता है, और अगर प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या सम होती है तो नाभिक का जो कोणीय संवेग है वो पूर्णांक होता है, चक्रण कोणीय संवेग, और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर विषम होती है तो ये विषम अर्धपूर्णांक होता है, चक्रीय कोणीय संवेग। जबकि प्रयोगों में ये पाया गया कि जो यहाँ पर जो चक्रीय कोणीय संवेग है वो केवल द्रव्यमान संख्या पर निर्भर करता है। अगर वो सम संख्या है तो चक्रीय कोणीय संवेग या तो पूर्ण गुणज होगा h का या 0 होगा, और विषम संख्या है तो h का अर्धगुणज होगा। अब क्योंकि एक जो पार्टिकल है वो अनपेयर्ड रह जाता है, इसलिए अब इसका एक एग्जाम्पल सबसे अच्छा हमें मिलता है, वो है नाइट्रोजन। अब इस नाइट्रोजन के एग्जाम्पल से हम इसको नाभिक के कोणीय संवेग को समझते हैं कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन मॉडल इसको समझा पाता है या नहीं। अब हम जानते हैं कि नाइट्रोजन का जो परमाणु क्रमांक है वो 7 है, द्रव्यमान संख्या 14 है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मॉडल की मैं बात कर रही हूँ उसमें इलेक्ट्रॉन हो गए आपके पास 14 - 7, a-z हैं इलेक्ट्रॉन, इसलिए 14 - 7 मतलब 7 होंगे, और प्रोटॉन चूँकि a के बराबर हैं इसलिए 14 हो गए। तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन परिकल्पना के अनुसार 14 प्रोटॉन होंगे नाभिक में और 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो टोटल पार्टिकल कितने हो गए नाभिक में? इस संकल्पना के अनुसार 14 + 7 यानी 21 पार्टिकल हो गए। और 21 पार्टिकल अगर नाभिक में हैं किसी में, तो एक पार्टिकल अनपेयर्ड रह जाएगा, एक न्यूक्लियॉन अनपेयर्ड रह जाएगा, और उस वजह से जो नाभिक का कोणीय चक्रीय कोणीय संवेग है वो अर्धपूर्णांक होना चाहिए, परंतु प्रयोगों में ये पूर्णांक पाया गया। तो ये सबसे पहला कंट्राडिक्शन हमें देखने को मिला प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन मॉडल का, कंट्राडिक्शन कि ये इसको सेटिस्फाई नहीं करता। इसी प्रकार और भी परमाणुओं के लिए ऐसा पाया गया, जैसे कि लेड है, मरकरी है, इनमें भी चूँकि अगर मैं यहाँ देखूँ तो नाभिक में कुल कण होंगे 2a - z, तो 207 अगर मेरे पास है लेड का,
तो 207 2a माइनस अगर मैं जेड करती हूँ, कुल पार्टिकल प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन कल्पना के साथ कुल कण कितने हमने पाए थे कि 2a माइनस जेड होने चाहिए। तब जो लेड के लिए a का मान है वो 207 है, तो 2a का मान हो गया 2 × 207 माइनस जेड का मान है 82। तो यहाँ अगर मैं इसको सॉल्व करती हूँ तो मुझे मिल जाता है 414 माइनस 82, यानी कि अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये मुझे मिल जाएगा आपके पास 332। अब 332 जो कण हैं ये तो हो गए एक तरह से सम संख्या है, इसलिए जो मान होना चाहिए वो पूर्णांक होना चाहिए कण का, परंतु ये पूर्णांक नहीं पाया गया, ये विषम अर्ध पूर्णांक पाए गए। इसलिए ये परिकल्पना बहुत सारे जो परमाणु थे उनके कोणीय संवेग को सेटिस्फाई नहीं कर सकी। तो सबसे पहला इसका अस्वीकरण का बिंदु प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन मॉडल का हो गया कि कोणीय संवेग। अब दूसरा बिंदु मेरे को मिलता है जो कि ये बताता है कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की कल्पना सत्य नहीं है, वो था नाभिक का चुंबकीय आघूर्ण। और चुंबकीय आघूर्ण ये सब प्रॉपर्टीज़ हम पिछले अध्याय में देख चुके हैं। और प्रोटॉन का चुंबकीय आघूर्ण हमने पाया था कि ये हो जाता है 2.7927 न्यूक्लियर मैग्नेटॉन, या फिर इसको मैं लिख सकती हूँ 5.05 10⁻27 जूल पर टेस्ला। और इलेक्ट्रॉन का जो चुंबकीय आघूर्ण मुझे मिलता है वो 0.9274 × 10⁻23 जूल पर टेस्ला, यानी कि जो इसका चुंबकीय आघूर्ण है वो इलेक्ट्रॉन के चुंबकीय आघूर्ण की अपेक्षा बहुत कम है, यानी μnp इज़ मच लेस देन μnhe। और चूंकि इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन भी स्थित हैं और इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण चूँकि बहुत हाई है, इसलिए नाभिक का चुंबकीय आघूर्ण बहुत अधिक हो जाना चाहिए। लेकिन प्रयोगों में चुंबकीय आघूर्ण केवल बोर मैग्नेट में ये जो न्यूक्लियर मैग्नेटॉन है उसी का ही कोटि का पाया गया, यानी बहुत कम पाया गया। इसलिए ये परिकल्पना भी कि इलेक्ट्रॉन नाभिक में है ये असत्य होती है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नाभिक में चूँकि इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता है, इसलिए प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन परिकल्पना भी हमारी गलत यहाँ पर साबित हो गई। अब एक और चीज़ जिससे पाया गया कि नाभिक में इलेक्ट्रॉन नहीं संभव है वो था अनिश्चितता सिद्धांत। और हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत से हम जानते हैं कि किसी भी एटम की जो अनिश्चितता की कोटि वही होगी जहाँ वो स्थित है। तो इलेक्ट्रॉन अगर नाभिक में स्थित है तो उसकी जो अनिश्चितता की कोटि स्थिति की होगी वो नाभिक के आकार की कोटि की होनी चाहिए, और नाभिक के आकार की कोटि लगभग 10⁻14 मीटर है। और अनिश्चितता के सिद्धांत से जब हम निकालते हैं तो ये ΔX ΔPx का मान h यानी मोमेंटम का मान मैंने निकाल लिया। मोमेंटम की अनिश्चितता का मान जो अगर इलेक्ट्रॉन नाभिक में है तो इलेक्ट्रॉन के संवेग की अनिश्चितता का मान नाभिक में होना चाहिए 6.62 × 10⁻20 जूल सेकेंड पर मीटर। अब इसके आधार पर नाभिक के अंदर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा की हम गणना कर सकते हैं, और इलेक्ट्रॉन के अंदर की ऊर्जा आपेक्षिकता के सिद्धांत से होनी चाहिए E² = c² p² + m02 c4, यानी कि एक तो मोमेंटम के कारण ऊर्जा, दूसरी रेस्ट मार्ज ऊर्जा। तो ये दोनों ऊर्जाओं का मैं परिकलन हमने किया, और जब हमने परिकलन किया इनका तो पाया कि जो मोमेंटम के कारण एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की नाभिक में वो होनी चाहिए, उसका वर्ग जो है वो मुझे मिलता है 3.94 × 10⁻22 जूल का वर्ग, और रेस्ट मास के कारण जो एनर्जी मुझे मिलती है वो मिलती है 8.2 × 10⁻14। तो इसका मतलब ये जो एनर्जी है c², इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करूं, जो कि एनर्जी में दो टर्म्स थी मेरे पास, वो दोनों टर्म्स मेरे को मिल जाती हैं, और वो मिल जाती हैं मुझे, एक टर्म मिलती है c² p², दूसरी m02 c4। तो इसका जो मान है इसकी तुलना में बहुत कम मुझे मिलता है। तो केवल एनर्जी में मान सकती हूँ कि वो Cp के तुल्य होगी, और Cp का मान जब मैं कैलकुलेट करती हूँ मुझे मिल जाता है 124 me, यानी जो नाभिक में इलेक्ट्रॉन निकलेगा, नाभिक से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसकी एनर्जी 124 MeV के आसपास होनी चाहिए। लेकिन जबकि बीटा डिके में जो इलेक्ट्रॉन मेरे पास निकल के आते हैं उनकी एनर्जी केवल होती है 3 से 4 MeV के मध्य। इसका मतलब नाभिक में इलेक्ट्रॉन होना संभव नहीं है। किस सिद्धांत से आधार पर? अनिश्चित हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत के आधार पर। अब हम कॉम्पटन तरंगदैर्ध्य के आधार पर भी ये बता सकते हैं कि नाभिक में इलेक्ट्रॉन होना संभव नहीं है, क्योंकि कोई भी कण अगर किसी भी जगह परिबद्ध है तो उसकी जो तरंगदैर्ध्य वहाँ होनी चाहिए, उसका जो आकार वहाँ होना चाहिए वो उसकी कॉम्पटन तरंगदैर्ध्य के तुल्य होना चाहिए। यानी कि कोई भी कण अपनी कॉम्पटन तरंगदैर्ध्य से कम के क्षेत्र में बद्ध नहीं रह सकता है। तो अब चूंकि इलेक्ट्रॉन हम कह रहे हैं नाभिक में है, तो हम ये देखना चाहेंगे कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की अगर नाभिक में है तो उसकी कॉम्पटन तरंगदैर्ध्य कितनी होनी चाहिए। तो हमको λc का मान h/mec, तो h और mec के मान मैंने रख दिए। तो ये मान मुझे मिलता है 10⁻12 मीटर की कोटि का।
जबकि नाभिक का आकार होता है 10⁻⁻10 से 10⁻⁻15 मीटर की कोटि का। तो इसका मतलब जो लैम्डा सी का मान है वो नाभिक के आकार से बहुत अधिक है। तो इसका मतलब नाभिक में इलेक्ट्रॉन का होना संभव नहीं है, वो कहीं उससे बड़ी जगह पर स्थित होगा। तो कॉम्पटन तरंगदैर्घ्य भी प्रूव करती है कि नाभिक में इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता। नाभिक का चुंबकीय आघूर्ण भी प्रमाणित करता है कि नाभिक में इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता। अनिश्चित सिद्धांत भी प्रूव करता है कि नाभिक में इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता। इसी तरह कोणीय संवेग भी प्रूव करता है नाभिक में इलेक्ट्रॉन होना संभव नहीं है। अब हम चलते हैं स्टैटिस्टिक्स पे। तो क्वांटम स्टैटिस्टिक्स हम जानते हैं कि अगर कणों की संख्या सम है, स्पिन पूर्णांक होती है, तो बॉस-आइंस्टीन सांख्यिकी का पालन होता है। और अगर कणों की संख्या विषम है तो आपके पास स्पिन अर्ध पूर्णांक होती है, तो फर्मी-डिराक सांख्यिकी का पालन होता है। अब जैसे नाइट्रोजन में हम लें तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस से इसमें कुल 14 + 7 21 पार्टिकल होंगे। और 21 पार्टिकल होने की संख्या में चूँकि ये एक विषम संख्या है, इसलिए जो एटम है, जो न्यूक्लियस है, वो फर्मी-डिराक स्टैटिस्टिक्स का पालन करना चाहिए। लेकिन प्रयोगों में ये पाया गया कि ये बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स का पालन करता है। तो पुनः ये प्रमाणित होता है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक में स्थित नहीं हो सकते। अब यहाँ या फिर हम ये कहें कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन परिकल्पना जो परमाणु के लिए की गई है वो सही नहीं है। अब जब पाउली ने खोज की तो पाया कि जब बीटा डिके होता है तो 2 प्रकार का बीटा डिका होता है, बीटा माइनस डिके और बीटा प्लस डिके। और इनमें एंटी न्यूट्रिनो और न्यूट्रिनो पार्टिकल्स निकलते हैं। यानी कि जब बीटा माइनस डिके होता है तो एंटी न्यूट्रिनो निकलता है, जब बीटा प्लस डिके होता है तो न्यूट्रिनो भी निकलता है। लेकिन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन परिकल्पना से हम इन दोनों पार्टिकल्स की व्याख्या नहीं कर सके, साथ ही बीटा प्लस डिके की भी मैं व्याख्या नहीं कर सकी। और वैसे भी अगर ये दोनों ही कण वहाँ पे स्थित हैं, न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो नाभिक में हैं, तो उस स्थिति में ना, क्योंकि जब दोनों ये हमने पढ़ा है कि जब पार्टिकल एनिहिलेशन होता है तो बहुत अधिक ऊर्जा निकलती है, तो इसका नाभिक ऊर्जा बहुत अधिक होनी चाहिए, जो कि नहीं पाएगी। तो ये जो सारे पॉइंट्स हैं ये इसी और इंगित करते हैं कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन परिकल्पना सत्य नहीं है। अब दूसरी बात, भले नाभिक में प्रोटॉन की तुलना में इलेक्ट्रॉन का आकार बहुत ही छोटा हो, लेकिन साइज़ तो है, तो छोटी छोटी बूंदें ही तो बड़ी बूंद का निर्माण करती हैं। इसलिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या जैसे जैसे नाभिक भारी होगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बढ़ेगी। और इसलिए अगर चूँकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही है तो उसके अनुपात में नाभिक का आकार भी बढ़ना चाहिए, जो कि नहीं पाया गया। तो इस प्रकार से जो ये 7 पॉइंट हमने बताए, इन 7 पॉइंट्स के आधार पर ये प्रमाणित हो गया कि इलेक्ट्रॉनों का अस्तित्व नाभिक में नहीं है। इसलिए प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन परिकल्पना अमान्य सिद्ध हुई। और बाद में 1932 में जब जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉनों की खोज की और ये पाया कि न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान प्रोटॉनों के द्रव्यमान के बराबर है, न्यूट्रॉनों का आवेश शून्य है, ये उदासीन कण है, इसका चक्रण प्रोटॉन के बराबर ही है, हाफ एच क्रॉस है, चुंबकीय आघूर्ण बहुत कम है, -9 माइनस में 1.9131 न्यूक्लियर मैग्नेटॉन के बराबर है। तो इन सब को आधार मानकर, इसके गुणों को आधार मानकर ये हाइजेनबर्ग ने सिद्धांत दिया कि इसका मतलब नाभिक में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बजाय प्रोटॉन और न्यूट्रॉन स्थित हैं और इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षाओं में चक्कर लगा रहे हैं। अब इसकी परिकल्पना से कैसे हमारे पास ये जो सारे हमारे पास पॉइंट आए थे कि जिसके द्वारा हमने प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन परिकल्पना को अमान्य किया था, वो कैसे सारे सिद्ध हुए प्रोटॉन न्यूट्रॉन परिकल्पना से, ये हम देखेंगे अपने अगले लेक्चर में। थैंक यू।